हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो एक बार फिर से हाजिर हूँ बच्चों आप लोगों के सामने लघुत्तरीय प्रश्न लेकर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों क्लास 10th के लिए। हिस्ट्री से मैंने आज लघुत्तरीय प्रश्न उठाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन समझाऊंगा बिल्कुल अपने शब्दों में। और जब आप यहाँ से जा रहे होंगे इस वीडियो को देख कर, तो ये सारे सवाल आपको याद हो चुके होंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ बच्चों। तो आज का पहला प्रश्न है बच्चों की समाजवाद की संक्षिप्त व्याख्या करें, या तो समाजवाद की क्या विशेषताएं थी। दोनों एक ही प्रश्न है, दोनों का उत्तर एक ही होगा। किस तरीके से लिखना है, तो देखो बच्चे, समाजवादी नागरिक और कानूनी समानता से अधिक महत्व सामाजिक और आर्थिक समानता को देते थे। देखो बच्चों, थोड़ा सा इस लाइन को समझते हैं कि समाजवाद क्या है। तो समाजवाद एक सोच है, एक ऐसा सोच जो कि ये चाहता है कि हमें कानूनी समानता मत दो, हमें आर्थिक समानता दो। कानूनी समानता का मतलब ये हुआ कि अमीर आदमी अगर कोई गुनाह करता है तो उसे भी वही सज़ा होनी चाहिए जो कि एक गरीब आदमी के गुनाह करने पर दी जाती है। ये कानूनी समानता हो गया बच्चों। तो समाजवादियों का ऐसा नहीं कहना था, उनका कहना था कि ये तो चाहिए, अगर देते हो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं देते हो तो मत दो यार, हमें अमीर बना दो, हमें आर्थिक समानता दे दो। देश में कोई अमीर बहुत ज़्यादा ना रहे, कोई गरीब बहुत ज़्यादा ना रहे, सबके पास पैसे बराबर रहें, ठीक ना, ऐसी व्यवस्था करा दो। ये समाजवादियों का कहना था। ठीक, अब अगर सारे ही अमीर हो जाएंगे, सारे ही एक जैसे हो जाएंगे, तो कानूनी समानता ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्या ही बढ़िया बात है ना बच्चों। तो यही था। तो अब हम एक बार फिर से इसे पढ़ते हैं कि समाजवादी नागरिक और कानूनी समानता से अधिक महत्व सामाजिक और आर्थिक समानता को देते थे। समाजवादियों ने ऐसी व्यवस्था की मांग की जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व नहीं हो। मतलब समाजवादी एक ऐसा समाज का मांग करते थे जहां उत्पादन के साधन, जैसे जमीन क्या है, उत्पादन का एक साधन है बच्चों, ठीक ना, या तो कोई फैक्ट्री जो है वो भी क्या, उत्पादन के साधन। उत्पादन किसे कहते हैं, कोई भी वस्तु का उत्पादन हो रहा हो या तो कोई सेवा का उत्पादन हो रहा, तो वो उत्पादन के साधन होते हैं बच्चों। तो उनका ऐसा कहना था कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं उस पे कोई निजी स्वामित्व ना हो, वो किसी एक इंसान का ना हो, ठीक, वो सरकार का हो, और कोई भी इंसान वहां जा करके जो अपनी योग्यता के अनुसार वहां पे काम कर सके, ऐसा चाहते थे समाजवादी। जी हाँ, तो अब ये लाइन आपको समझ में आ रहा होगा कि समाजवादियों ने ऐसी व्यवस्था की मांग की जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व नहीं हो। आरंभिक समाजवादियों को स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया है। तो ये जो समाजवादी है ना, वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। शुरुआत के जो समाजवादी थे उन्हें स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया, क्योंकि वो कुछ इस तरीके का समाज का रचना करना चाहते थे बच्चों जैसा कि संभव था ही नहीं। जैसे कि अगर आप कोई परिवर्तन लाना चाहते हो अपने समाज में, तो आपको उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो कठोर निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि बिना कठोर निर्णय लिए हमारा समाज नहीं बदलने वाला है। तो आप नहीं लोगे, केवल सपना देखते रहोगे कि हमारा जो ये है, हमारा जो समाज है वो बदल जाए, तो नहीं बदलने वाला है। तो वो लोग बस यही चाहते थे कि जो अमीर लोग हैं वो अचानक से गरीबों से मोहब्बत करने लगे और वो गरीबों का शोषण ना करें, गरीबों पे ध्यान दें, गरीबों के बाल बच्चों को पढ़ाएं, ठीक ना, ऐसा करने लगे, वो मोहब्बत करें गरीबों से। तो ऐसा थोड़े ना होने जा रहा था। वो तो गरीबों से बस एक ही चीज़ चाहते थे, वो ये चाहते थे कि वो खूब खून पसीना ये कर करके जला करके कमाए और हम उस पैसे को रखते चले जाएं अपने तिजोरी में, ये चाहते थे बच्चों। ठीक, तो वैसे समाजवादियों को स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा जाता था, यूटोपियन समाजवादी कहा जाता था। आगे चलकर कार्ल मार्क्स और एंगल्स आए, उन्होंने समाजवाद की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की जिसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया। ठीक, हाँ, अभी हम लोग इसका एक और प्रश्न के जरिए दोनों में अंतर समझ लेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था। अगला प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं बच्चों। अगला प्रश्न है, यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। ये रहा यूटोपियन समाजवादी जो पुराने वाले हैं। तो इनके लिए समाजवाद एक आदर्श सिद्धांत मात्र था। मतलब यूटोपियन समाजवादी जो थे, जो मतलब शुरुआत के जो समाजवादी थे, उनके लिए समाजवाद एक आदर्श था बस। वे उच्च और अव्यवहारिक आदर्शों से प्रभावित है। वो मतलब बहुत हाई क्वालिटी का समाज चाहते थे, और जिनका मतलब व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम ये चाह लें कि फरिश्ते आ जाएं नीचे ज़मीन पर और आकर के सारा ये सब कुछ सुधार दे, तो ये थोड़े होगा। आपको आना पड़ेगा मार्केट में, तब जाकर के समाज सुधरेगा, है ना बच्चे। फरिश्ते का जो काम है वो बेचारे कर रहे हैं ऊपर रह करके, वही बात है बच्चों। तो ये भी वैसे ही चाहते थे कि कोई आए और आकर के कर दे, अचानक से सब अमीरों का दिमाग बदल जाए, तो ऐसा थोड़े होने वाला था। तो वही है बच्चे कि इनके लिए समाजवाद एक आदर्श और सिद्धांत मात्र था। वे उच्च और अव्यवहारिक, जिनको व्यवहार में नहीं लाया जा सकता था, वैसे आदर्शों से प्रभावित थे। वे वर्ग संघर्ष की अपेक्षा वर्ग समन्वय के सिद्धांत में विश्वास करते थे। मतलब वर्ग संघर्ष, जैसे देखो क्या था ना, जब कार्ल मार्क्स आए तो उन्होंने गरीबों से कहा, मजदूरों से कहा कि भाई तुम लोग किस चक्कर में पड़े हुए हो, तुमसे 14 घंटा 18 घंटा काम लिया जाता है, तुम्हें मेहनताना नहीं दिया जाता, तुम काम करते हुए मर जाते हो, और तुम्हारे परिवार वालों को कोई पूछने तक नहीं जाता कि हाँ तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा मर गया काम करते हुए।
तो तुम क्या चाहते हो, ऐसे ही मर जाओ, तुम्हारा बाल बच्चा भी ऐसे ही काम करते रहे? नहीं ना। तो तुम जिस फावड़े से काम करते हो वही फावड़ा जा करके अपने मालिक के गर्दन पे रख दो और उसको कहो कि जितना हम काम करते हैं ना उसके अनुसार हमें मेहनत आना दो। ठीक, इसको बोलते हैं वर्ग संघर्ष। वो कहते थे मजदूरों एक हो जाओ और अपने हक के लिए लड़ो, ये कार्ल मार्क्स का कहना था। तो इन्होंने लड़ाई करने पे जोर दिया। इन्होंने कहा कि तुम लड़ो, और जो आरंभिक समाजवादी थे वो कहते थे कि लड़ो नहीं, अपनी बात मनवाओ, उनसे आग्रह करो, वर्ग समन्वय करो, है ना। हाँ, तो यही था दोनों में फ़र्क। हाँ जी, तो वही यहाँ पे मैंने कहा कि वो जो थे वो वर्ग संघर्ष की अपेक्षा वर्ग समन्वय के सिद्धांत में विश्वास करते थे। सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्ला तथा रॉबर्ट ओवेन इनमें प्रमुख थे, जो शुरुआती समाजवादी थे। स्वप्नदर्शी समाजवादी राज्य और समाज का पुनर्गठन इस प्रकार चाहते थे जिससे शोषण की प्रक्रिया समाप्त हो जाए। चाहत दोनों की एक ही थी बच्चों, बस उस चाहत को पाने का तरीका अलग अलग था। अच्छा बच्चों, अगला प्रश्न है कि साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? तो वही समाजवाद जो स्वप्नदर्शी समाजवाद था, जब उसमें मार धाड़ आ गया ना मूवी में, तो फिर वो साम्यवाद कहलाने लगा। सीधा सीधा शब्दों में कहा जाए तो यही इसका परिभाषा है। तो बच्चों, साम्यवाद ने समाजवाद की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की, मतलब समाजवाद ही साम्यवाद बना था। ठीक है, क्या कहा गया? इतिहास की आर्थिक विवेचना कर मार्क्स ने बताया, मतलब देखो इतिहास जितना भी लिखा गया है सबने अपने अपने तरीके से लिखा। कार्ल मार्क्स ने उन पूरे इतिहास को अपने तरीके से पढ़ा। उन्होंने कहा कि आज तक का जो इतिहास है उठा करके देख लीजिए, जो भी लड़ाइयाँ हुई है वो कोई भी संसाधन है और उस पर कब्जे को लेकर के अमीर और गरीब के बीच में लड़ाई हुई है, बस, और कुछ नहीं। ठीक, हाँ जी। तो उन्होंने इतिहास को किस आधार पर पढ़ा बच्चों? इस इतिहास को पढ़ा पैसे को आधार मान करके। तो देखो बच्चे, अब हम इसको पढ़ते हैं। हाँ जी, तो साम्यवाद ने समाजवाद की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की और इतिहास की आर्थिक विवेचना कर मार्क्स ने बताया कि मानव इतिहास उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करने के लिए दो वर्गों, मतलब पूंजीपति और श्रमिकों में संघर्ष की कहानी रही है। मतलब कि जो उत्पादन के साधन है, जहां से कमाई होती है, उस पर किसका कब्जा रहे, इस कब्जे को लेकर के लड़ाई रही है जी आज तक, यही है। इसमें अंतिम विजय श्रमिकों की होगी। तो उन्होंने कहा कि अभी तक मजदूरों ने लड़ा ही नहीं, वो फौरन हथियार डाल देते हैं। जिस दिन उन्होंने लड़ना चालू कर दिया, जो लड़ाई होगी, हो सकता है कि शुरुआत में नुकसान मजदूरों का ज्यादा हो, लेकिन जो अंत होगा वो मजदूरों के विजय के साथ अंत होगा। वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी, मतलब एक ऐसा समाज बनेगा जिसमें कोई अमीर नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, सब एक समान रहेगा। ठीक, और सर्वहारा, सर्वहारा का मतलब होता है जिसको हर तरह से सताया गया हो, दबाया गया हो, पीटा गया हो, मतलब सर्वहारा उसी को कहते हैं बच्चों। उनकी विजय होगी, ठीक ना, उनकी सरकार बनेगी। ऐसा किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। अगला प्रश्न है बच्चों, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। तो बहुत सारे कारण है रूसी क्रांति का। पहला कारण में आप क्या लिखोगे कि 1917 की जो ये है ये 1917 नहीं, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, ठीक ना। दूसरा कारण क्या लिखोगे बच्चों? निरंकुश जारशाही। तीसरा क्या लिखोगे बच्चों? तीसरा लिखोगे कि 1905 में ये कहाँ से हारा था वो? अरे छोटा सा जो देश है बच्चे, क्या नाम है उसका? बताओ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? अरे एशियाई देश है भाई अपना, जापान से हार। तो बहुत सारे हैं बच्चे। इसके बाद किसानों की स्थिति खराब, मजदूरों की स्थिति खराब। तो इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद से ही लिख दोगे कि रूसी क्रांति के क्या कारण थे। क्रांति का कारण यही होता है कि राजा खराब था, किसानों की स्थिति खराब थी, मजदूरों की स्थिति खराब थी, उद्योग धंधे नहीं थे, गरीबी बेहिसाब थी। ठीक ना बच्चे, ये सारी चीज़ें लिख दो यार, हो गया। ओके। अगला है बच्चों, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। तो देखो बच्चों, रूस में विभिन्न प्रजातियां निवास करती थी। थोड़ा सा अपने शब्दों में बता दूं कि रूस में ना बहुत सारे अलग अलग समुदाय के, जाति के, धर्म के लोग वहाँ पर रहते थे। ठीक, अब रूस का जो जार था वो ढंग से काम नहीं कर रहा था। अब उसको कुछ ऐसा कार्य करना था जिससे कि जो पब्लिक है, जो मेजॉरिटी है, 100 में से जो 80 लोग हैं, वो उसको पसंद करने लगे, उसको लगे कि हाँ यही हमारा मसीहा है, यही हमारा भगवान है। ठीक है बच्चों, तो उसने कहा कि रूस में जितने भी लोग रहते हैं, विभिन्न
समुदाय के जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग रीति रिवाज का पालन करते हैं, आज से बंद वो सब रूसी रीति रिवाज का पालन करेंगे, रूसी भाषा बोलेंगे। ले तो रूसियों को ये बात कुछ देर के लिए बहुत अच्छा लगा कि ओहो, लगता है हमारे धर्म के बारे में ये सोच रहा है, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा धार्मिक आदमी है ना। हाँ, और बाकी जो 20% लोग था उसको बड़ा बुरा लगा। यही है बच्चों, इसी नीति को कहते हैं रूसीकरण की नीति। तो अब पढ़ता हूँ मैं। तो रूस में विभिन्न प्रजातियां निवास करती थी, इनकी भाषा एवं संस्कृति अलग अलग थी, परंतु जार ने देश की एकता के लिए रूसीकरण की नीति अपनाई। सबों पर समान भाषा, शिक्षा और संस्कृति थोपने का प्रयास किया, सब पर। 1863 में रूसीकरण की नीति का विद्रोह पोलो में हुआ था। पोलो ने विद्रोह कर दिया था, जिसे दबा दिया गया। इससे विद्रोह की भावना बलवती हुई। इसे दबा तो दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विद्रोह की भावना खत्म हो गई, और ज़्यादा बढ़ गई थी, और रूसी क्रांति की पृष्ठभूमि भी तैयार हो गई थी। मतलब कि फिल्म वहीं से लिखाना चालू हो गया था कि एक बनेगा 1917 में। ठीक है, हाँ। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने क्रांति के लिए मार्ग कैसे प्रशस्त किया। तो बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण बना था। प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस की पराजय हुई थी ना, वो उसका तात्कालिक कारण बना था जी, रूस की क्रांति का। इस युद्ध में रूस की पराजय लगातार होती गई। युद्ध आरंभ होने पर, जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ था बच्चों, तो जार निकोलस द्वितीय ने सेना की कमान अपने हाथों में ले ली थी, और जैसे वो हारता था, सीधा सीधा जार निकोलस द्वितीय का इज्जत घटता था कि ये हारा है। तो रूस की पराजय जारशाही के लिए घातक सिद्ध हुई। उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों गिर गई। क्षुब्ध और क्रुद्ध होकर, मतलब कि निराश और गुस्से में आकर के जनता ने विद्रोह शुरू कर दिया। ठीक है बच्चे, ये हो गया। अगला प्रश्न है कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया, या तो रूसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो बच्चों, रूस की क्रांति के विश्वव्यापी प्रभाव पड़े थे, पूरे दुनिया पे प्रभाव पड़ा था। क्या प्रभाव पड़ा था? तो सर्वहारा वर्ग के सम्मान में वृद्धि हुई थी। मतलब जिसे हमेशा जनता, मतलब जो देश के लोग थे, जो गरीब समझते थे, मतलब उनको हमेशा दबाते थे, सताते थे, उनके इज्जत में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई कि भाई इनको भी इज्जत दो, वरना ये भी क्रांति कर देंगे। ठीक ना। दूसरा, रूस के अनेक देशों में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। मतलब कि रूस के आसपास बहुत सारे ऐसे देश थे जहां पर साम्यवादी ये हुआ, सरकार की स्थापना हो गई। विचारधारा के आधार पर विश्व और यूरोप दो खेमों में विभक्त हो गया। मतलब एक रूसी विचारधारा और एक अमेरिकी विचारधारा, दो अलग अलग विचारधारा के आधार पर पूरा दुनिया दो हिस्से में बट गया था। अंतर्राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला। अंतर्राष्ट्रवाद का मतलब होता है एक देश दूसरे देश से क्या करने लगा, बिजनेस करने लगा। ठीक है ना, ये सारा कुछ प्रोत्साहन मिला। शीत युद्ध आरंभ हो गया था बच्चों। एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद का पतन हुआ और उपनिवेश मुक्ति आंदोलन को बल मिला। ठीक है बच्चों, ये सारा कुछ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चे, लेनिन की नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ कैसे समझौता था। देखो बच्चों, मार्क्सवाद ने कुछ सिद्धांत दिए थे। उन्होंने कहा था कि जब भी कभी मेरे सिद्धांत के आधार पर कहीं सरकार बने, तो वहाँ पर किसी भी इंसान को निजी संपत्ति का मालिक नहीं बनाना। मतलब कोई जो घर रहेगा, तो किसी, जैसे आज तुम्हारा अपना 5 बीघा जमीन है, तो तुम्हारा अपना बोलते हो ना, उसे मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो जमीन है वो सरकार की रहेगी, तुम्हें दिया जाएगा कि तुम इस पर काम करो और बदले में तुमको इतना मेहनताना मिलेगा। ऐसा ये कार्ल मार्क्स का ये सिद्धांत था। लेकिन जब लेनिन ने ये काम किया था तो उसको बड़ा नुकसान होने लगा था। मैंने पढ़ाया है कि क्यों नुकसान होने लगा था। ठीक ना, देश अच्छे से नहीं चल रहा था। तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति अपनाई और इस नीति के तहत उसने ज़मीन किसानों को दे दिया कि ये ज़मीन जो है वो आपकी है, बदले में आप हमें टैक्स देना। तो ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से एक तरीके का क्या था, समझौता था। कार्ल मार्क्स की बात लेनिन ने यहाँ पे नहीं मानी थी, लेकिन न मानते हुए भी उनको फायदा हुआ था। ठीक है बच्चों, तो यही बात यहाँ पे पूछा गया कि साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा नहीं थी। मतलब कि व्यक्तिगत संपत्ति की, खेत तुम्हारा हो जाएगा, जमीन तुम्हारा हो जाएगा, फैक्ट्री तुम्हारी हो जाएगी, ऐसा नहीं था। साम्यवादी घोषणा पत्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ था। परंतु लेनिन ने तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन लेनिन ने जो देखा उस जमाने का जो परिस्थिति था उसको ध्यान में रखते हुए किसानों को जमीन का स्वामित्व दे दिया। मतलब किसानों को कहा कि ये जमीन आपका। व्यक्तिगत स्वामित्व में उद्योग चलाने का भी अधिकार नई आर्थिक नीति में दिया गया। मतलब उद्योग चलाने का भी अधिकार दे दिया गया कि तुम यहाँ पर अपना उद्योग धंधा खोलिए और चलाओ। ठीक है, स्पष्टतः मतलब साफ साफ यह नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था। मार्क्सवादी सिद्धांत में ये बात बिल्कुल नहीं लिखा हुआ था, परंतु इससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ तो ठीक है, चलो, है ना बच्चों। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करें।
तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व जो है वो दो शक्ति गुटों में विभक्त हो गया। साम्यवादी सरकार का नेता सोवियत रूस और पूंजीवादी गुट का नेता अमेरिका बन गया। दोनों पक्ष अपना अपना प्रभाव बढ़ाने लगे, मतलब पूरी दुनिया पर चाहते थे कि उन्हीं का प्रभाव रहे। इसने एक वैचारिक युद्ध को जन्म दिया, मतलब सोच के आधार पर युद्ध होने लगा, है ना, जो शीत युद्ध के नाम से विख्यात हुआ। इसमें कोई हथियार, कोई गोला बारूद नहीं चलता था, बस एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में लगे रहते थे और इसके लिए कूटनीति का इस्तेमाल होता था, अपनी बुद्धि का। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ? तो स्टालिन के बाद क्रुश्चेव जो है वो सत्ता में आए। उन्होंने उदारीकरण की नीति अपनाई। उदारीकरण का मतलब देखो, रूस जो है ना, उस जमाने में जो सोवियत संघ था बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि हम लोग सोच नहीं सकते, इतना बड़ा था। ठीक, तो उसको संभालना उसके लिए मुश्किल था। तो बहुत सारे जो साइड के इलाके जो थे ना वो ये चाहते थे कि हम रूस से अलग हो जाएं, सोवियत संघ से अलग हो जाएं, अलग होकर के एक नया हम सरकार बना। मतलब जो वहाँ का शक्तिशाली इंसान था वो चाहता था कि एक देश लेकर के अलग हो जाएंगे तो हम वहाँ का राजा बन जाएंगे, तो हमारा ये चलेगा, मतलब हम एक राजा की जिंदगी जिएंगे, तो ऐसा सोचते थे। ठीक ना। अब क्रुश्चेव जैसा नेता आ गया स्टालिन के बाद, तो ये उतना मतलब सख्त नेता नहीं था, तो लोग अलग होने लगे बच्चों। तो उन्होंने उदारीकरण की नीति अपनाई थी, मतलब जिसको जहाँ जाना है जाओ यार, हमको ज़्यादा मतलब नहीं है। तो 1964 में लियोनिड ब्रेजनेव ने पुनः स्टालिन की नीतियों पर कार्य करना आरंभ कर दिया। तो इसी वजह से ये क्रुश्चेव जो है उनको सत्ता से बहुत जल्दी ही बेदखल कर दिया गया और 1964 ईस्वी में लियोनिड ब्रेजनेव आए थे। वो फिर से स्टालिन जिस तरीके से कार्य करते थे उस तरीके से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और हाँ, इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई, लेकिन एक बार जिसको मज़ा मिल जाए उस पर तुम फिर से क्या करोगे, गुलामी का ये डालोगे, जंजीर डालोगे, तो वो जल्दी नहीं बंधाएगा। ठीक, तो इसकी तीखी प्रतिक्रिया होने लगी थी। समय बीतता गया। 1985 ईस्वी में मिखाइल गोर्बाचोव आए और उन्होंने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीतियां अपनाई, जिसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। रूस में सत्ता संघर्ष आरंभ हो गया। मतलब इन्होंने खुलापन का ये अपनाया कि जिसको जहां जाना है जाओ, मतलब जो करना है करो। ठीक, तो जो छोटे छोटे जो मतलब बॉर्डर पे थे ना, सोवियत संघ के बॉर्डर पे, सब अपना अपना देश लेकर के अलग होने लगे। आज जो यूक्रेन है रूस से ही कटा हुआ है बच्चे। ठीक है। तो रूस में सत्ता संघर्ष आरंभ हो गया। गणराज्य एक एक करके स्वतंत्र होने लगे। फलतः गोर्बाचेव को हटाकर येल्त्सिन ने सत्ता पर अधिकार कर रूस की स्वतंत्रता की घोषणा की और अंततः दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे बच्चों। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसा ही और वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों में शेयर कर देना बच्चों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें सार क्लास के साथ।